नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज 23 तारीख है, 23 जनवरी, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। तो आज जिला स्तर पे किस तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं, किस तरह से कार्यक्रम किए गए, उस पर हम जानेंगे और कुछ सवाल भी और भी हम रखेंगे फ्रीडम फाइटर के परिवार को लेकर। सर, RSN में स्वागत है पहले तो आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज के जिला स्तर पे किस तरह के कार्यक्रम आप लोगों ने किए थे, जैसे हो रहे हैं, और क्या आगे की योजनाएं आप लोगों की हैं? देखिए, जैसा आपने अभी बताया, आज 125वीं सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और उसको पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के अंदर सरकार जो है वो इसको धूमधाम से मना रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तो आज के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में डिक्लेयर कर दिया है और पूरे देश के अंदर इस नाम से सब जगह पे कार्यक्रम हो रहे हैं। हिसार ज़िले के अंदर 417 स्थानों पे जिसमें हर वार्ड और हर ग्राम पंचायत के अंदर एक एक कार्यक्रम हुआ है। 9:30 से 9:45 तक हमारे को राष्ट्रीय झंडा जो है वो फहराना था। सुभाष चंद्र बोस जी की सब जगह प्रतिमा, एक उनका चित्र भेजा गया था और चित्र का माल्यार्पण और चित्र के आगे पुष्पांजलि देके आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करनी थी। उसके बाद वहाँ पे जो था, अड़ोस पड़ोस से जो भी उस एरिया के अंदर शहीदों के परिवार थे या कोई आज़ाद हिंद फौज के अंदर किसी के परिजन, किसी के बुजुर्ग लड़े हुए थे, तो उन सब को भी वहाँ पे बुला के सम्मानित किया। जहाँ मेरी ड्यूटी थी दिगताना गांव में, वहाँ इस प्रकार से इस श्रेणी के 2 परिवार थे, तो दोनों को हमने सम्मानित किया। जैसे आज के अगर कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री ने जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडिया गेट में एक तरह मूर्ति स्थापना की बात की। वहीं जोत शिफ्टिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी अन्य लोगों के विचार में आ रहा है, क्यों किया जा रहा है? जो इतने वर्षों से वहाँ पे जोत स्थान था, तो बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया और मेरे ख्याल से मैं इसको बड़े अच्छे रूप से बता पाऊँ, क्योंकि मैं खुद एक पूर्व सैनिक रह रखा हूँ। पहले मैंने सेना में काम किया हुआ है और बात ये कुछ सेरेमोनियल चीज़ें होती हैं। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाता हूँ। जो पुरानी अमर जवान ज्योति थी वो स्थापित की गई थी 71 की लड़ाई के बाद। 71 के अंदर जो लोग अपने वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ऐसे सैनिकों की याद में। अब प्रश्न ये उठता है कि 71 वालों को तो हमने याद कर लिया, पर 65 के जो युद्ध बलिदान हुआ था वो उनको श्रद्धांजलि कहाँ दी जाए? जो 62 के अंदर गए थे उनको श्रद्धांजलि कहाँ दी जाए? जो 47 के टाइम गए थे उनको श्रद्धांजलि कहाँ दी जाए? जो 99 के अंदर कारगिल का युद्ध हुआ था उनको कहाँ दी जाए? और लगातार बीच में 1-1-2-2 करके जो चल रहा है, इनको कहाँ दी जाए? ये सारा प्रश्न जो ये हमारी एक मांग थी पूर्व सैनिकों की और सैनिकों की, कि भारत का एक राष्ट्रीय मेमोरियल होना चाहिए जहाँ पे सब शहीदों को भारत की लड़ाई स्वतंत्रता के बाद वहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दी जाए। ये वॉर मेमोरियल आदरणीय मोदी जी ने 2 साल पहले इंडिया गेट के ऊपर बनाया था, जहाँ पे सब आज तक 47 से लेके अब तक जितनी मैंने लड़ाइयाँ बताई, उन सब के अंदर जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, शहीद हुए थे, उन सब के वहाँ पे नाम अंकित हैं। मैं भी वहाँ पे अपने श्रद्धांजलि दे के आ चुका हूँ 2 साल पहले, जब नया नया बना था। अब जो अमर जवान ज्योति थी वो इंडिया गेट पे लगी हुई थी और इंडिया गेट बनाया था अंग्रेज़ों ने प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो लोग शहीद हुए थे उनकी श्रद्धांजलि में, और उस पे सारे नाम अपने सैनिकों के लगे हुए हैं, भारतीय सैनिकों के। परंतु वो हमारे देश का तो या एक ही प्रथम विश्व युद्ध का ही वो स्मारक था। अब जब एक नई जगह बनाया गया और जो पूरे देश भर का बनाया गया, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, तो 2 जगह
इतने नज़दीक दो ज्योति रखने का कोई औचित्य नहीं बचता था। इसलिए हम सब की मांग पे पूर्व सैनिकों की, और एक प्रोटोकॉल भी यही होता है, एक सेरेमोनियल तरीका भी यही होता है, वहाँ वाली ज्योति को यहाँ वाली ज्योति के अंदर विलय कर दिया गया। ये है कांग्रेस पार्टी इस सब का एक बवंडर मचाना चाहती है। उनको बैकग्राउंड का नहीं पता है, अगर पता भी है तो वो अपने छोटी राजनीति जैसी वो हर बार करती है, वैसे ही करने का प्रयत्न कर रही है। जैसे कि आपने बताया, विस्तार से बताया, उसके साथ साथ हम लोग ना फ्रीडम फाइटर परिवार की अगर बात करते हैं, फ्रीडम फाइटर परिवार आजकल भी अगर 15 अगस्त 26 जनवरी इस दौरान देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं से दूर दराज से आते हैं, बुजुर्ग महिलाएं, कोई 90 साल की, कोई 95 साल की, उन लोगों को जैसे कि ग्राउंड के बाहर लाके बस से उतर लेती है, आगे जाने की इजाज़त नहीं होती गाड़ियों में, वो चल भी नहीं पाती। उन परिवारों का देख रेख के लिए आप किस तरह से प्रयासरत हैं, और क्या आपकी निगाह में हिसार की अगर बात करें, कितने परिवार ऐसे हैं जो फ्रीडम फाइटर परिवार से जो अभी तकलीफ में, और जिनको जो उनकी एक तरह की सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा? देखो, ये भी एक मैं आपको ध्यान दिला दूं, बड़ा अच्छा आपने एक और बड़े पीड़ापूर्ण पहलू को आपने टच किया है। आप सोचिए कि जितने लोग आज़ाद हिंद फौज में थे वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े, पूरा देश अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा, और 45 के बाद 47 के अंदर ये अंग्रेज़ अपने भारत की ज़मीन को छोड़ के चले गए। लॉजिक ये कहता है कि इन देशभक्तों को वापस सेना के अंदर नौकरी पे रखना चाहिए था। कितने बचे हुए थे? 20-25 हज़ार, कुछ भी नहीं है। हमारी आज की सेना 15 लाख के करीब है, तो 20-25 हज़ार को नौकरी देना तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। वो वैसे भी हम लोगों को लगा ही रहे थे, परंतु इन सैनिकों को किसी को भी नौकरी के ऊपर बहाल नहीं किया गया, उल्टा किसी अन्य नौकरी में भी नहीं उनको कहीं पे एडजस्ट किया गया। ये इतना भी नहीं, उसके बाद उनको किसी प्रकार का कोई भत्ता या उनको पेंशन भी नहीं दी गई। आज मैं बैठा हुआ था जो एक वीर परिवार के इसी तरह से, तो मैंने पूछा भाई आपके पिताजी जब लड़े थे तो उसके बाद क्या हुआ, और यही प्रश्न वहाँ आया। तो उन्होंने कहा कि जी लड़ाई के कुछ दिनों बाद तक तो 70 रुपये आते थे, उसके बाद वो 2 या 3 साल के बाद वो भी बंद हो गए। मैंने कहा कोई पेंशन? बोला जी आपने भी बताया तो पेंशन वगैरह तो कुछ भी नहीं थी। मतलब कितना अत्याचार किया कांग्रेस की सरकार ने जो उसके बाद आई, और उनको डर यही था कि अगर इनको वापस स्थापित कर दिया या इनको अगर किसी प्रकार का मान सम्मान दे दिया तो आने वाले टाइम में जो गांधी और नेहरू की जो कहानी है, जिसको वो हमेशा आगे रखते हैं कि भाई इनके माध्यम से हमारे को आज़ादी मिली, उसमें कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठने शुरू हो जाएंगे। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा आपने कहा कि बस से उतरते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी तो ध्यान में आता नहीं। आज जब हमने जिन लोगों को बुलाया था उनके साथ तो हमने बड़ा मान सम्मान किया, उनको शॉल भेंट की, उनके नाम लिए, उनको प्रथम श्रेणी में अपने साथ उनको बिठाया परिवारों को। ये बड़ा दुखद है। अगर आपके ध्यान में कोई ऐसे परिवार आते हो तो आप ज़रूर हमारे को बताओ। जैसे कांग्रेस पार्टी की आपने कहा कि इन परिवारों की अनदेखी इन्होंने इतने वर्षों तक की, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और राज्य में आपकी सरकार है, आप लोग कितना उनका एक तरह से देख रेख कर पा रहे हैं? देखिए, आज के दिन इस श्रेणी के जो आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक हैं वो तो लगभग शून्य हो गए। उनकी तीसरी पीढ़ी अब आ रखी है, और गवर्नमेंट की जो भी स्कीमें वगैरह हैं उनको लेके उसमें उनको पूरा लाभ हम दे रहे हैं। आपके अगर कोई ध्यान में आता है, कोई ऐसा बहुत गरीबी में अगर गए हुए हैं जो ऐसी सक्षमता नहीं होती, आप तुरंत मुझे बताओ। कहीं आप भी बहुत घूमते फिरते हैं, हम उनका पूरी उनकी मदद करेंगे। आज इस दिवस पे जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज ये संदेश देना चाहूँगा कि एक तो इतिहास को पढ़ें, असलियत जो हम सब से छुपाई गई, जो असली योगदान था लोगों का, जिसको कांग्रेस पार्टी ने 70-75 वर्षों तक छुपाने की कोशिश की, वो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आता जा रहा है। वो आपको भी उसको पढ़ना चाहिए, आपको भी अपनी जानकारी बढ़ानी चाहिए, अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए, और जो युवा पीढ़ी है उसको ये समझना चाहिए कि ये जो आज़ादी है पिछले 70 साल पहले जो आई है, ये ऐसे ही आराम से नहीं आई है। अगर वो इस चीज़ को समझ जाएंगे तो फिर उनको उसकी वैल्यू पता चलेगी कि भाई इसको
आराम से इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। देश के आगे आज भी बहुत खतरे हैं और वो सजग हो जाएंगे इतिहास को पढ़ने के बाद कि कितना मुश्किल का समय था, कितना बलिदान करना पड़ा, कितना टेढ़ा काम हो गया था अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना। तो जब वो ये जानकारी प्राप्त करेंगे तो उनके सामने एक असलियत आएगी और वो आने वाले भविष्य के लिए सचेत होंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी।